साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अब करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हो गया है, यानी हर एक प्रश्न के बारे में आपसे डिटेल में जानकारी मांगी जाती है। जैसा अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम हुआ है, वहां पर कुछ ऐसे ही प्रश्न देखे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को बेस बना करके, उन्हीं पैटर्न को बेस बना करके हम आपके लिए आज की अपनी करंट अफेयर लेकर के आ गए हैं। तो चलिए बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये खुद जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं अथवा आप भूल गए हैं। ठीक है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगी विद फुल एनिमेशन, फुल डिटेल में जानकारी के साथ में आपको कराई जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे, पूरे जानकारी के साथ में, पूरे फोटो के साथ में। उसके बाद में स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके आपकी सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। हर एक एग्जाम में स्ट्रेटेजी के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सारे प्रश्न जो आ सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जिन लोगों ने भी जवाब दिया होगा उनके जवाब स्क्रीनशॉट के साथ में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं सबसे पहले रिवीजन वाले प्रश्नों से। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 20 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 21 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी है 15 मई। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि 21 मई के दिन अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी कल वाली वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं रिवीजन वाले दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची के संभावितों में शामिल किया गया है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कांचीपुरम के मंदिर, वाराणसी आइकॉनिक रिवर फ्रंट या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों जो स्थल हैं वो अभी हाल ही में यूनेस्को के संभावितों की सूची में शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न देखते हैं रिवीजन का। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड, झारखंड, बिहार या फिर गुजरात। तो सही आंसर बी, यानी कि झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। और इन तीनों प्रश्नों के बारे में कल वाले वीडियो में हमने पूरी फुल आपको जानकारी दी हुई है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके जरूर देखिएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का। देखिए तो 23 मई टुडे करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में 2022 का फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान, चीन, भारत या फिर बांग्लादेश। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि भारत में अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो है फीफा का, वो आयोजित किया जाएगा। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न से संबंधित। देखिए तो 2022 फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। यह वैश्विक आयोजन 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। याद रखिएगा 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के पास फीफा के इतिहास में सबसे अधिक युवाओं के भाग लेने का रिकॉर्ड है। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा जो युवाओं ने भाग लिया है वो 2017 के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भाग लिया गया था। ठीक है, जो कि भारत में ही आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड कप के सभी मैच जो है वो उड़ीसा में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है? राहुल द्रविड़, एस श्रीकांत, सचिन तेंदुलकर या फिर वीवीएस लक्ष्मण। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि राहुल द्रविड़ को अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की जो है मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। ठीक है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए
तो भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया के मुख्य कोच होंगे। यानी T20 श्रृंखला होने जा रही है, जिसमें मुख्य कोच की भूमिका कौन निभाएंगे? तो राहुल द्रविड़ मुख्य कोच की भूमिका में होंगे। ठीक है, भारत जुलाई के दूसरे सप्ताह में श्रीलंका में 3 T20 और इतने ही एक दिवसीय मैच खेलेगा। यानी कि 3 T20 और 3 एक दिवसीय मैच यहाँ पर होंगे, और उसमें मुख्य जो कोच होंगे वो कौन होंगे? तो राहुल द्रविड़ मुख्य कोच होंगे। राहुल द्रविड़ को द वाल और मिस्टर रिलायबल के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम के प्रश्न कई बार MPPSC में पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत से एग्जाम में, जैसे NTPC का एग्जाम हुआ है, वहां पर भी राहुल द्रविड़ से संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, द वाल और मिस्टर रिलायबल। ठीक है, उसके बाद राहुल द्रविड़ इससे पहले अंडर 19 भारतीय वर्ल्ड कप विजेता टीम के कोच भी रह चुके हैं। अभी जो है ये किसके कोच थे? तो भारतीय जो अंडर 19 टीम है इसके कोच थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? ये बहुत, जितनी भी आपकी परियोजनाएं लॉन्च की जा रही है सरकार के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, जितनी भी परियोजनाएं यहाँ पर लॉन्च की गई हैं विभिन्न राज्यों के द्वारा, उनकी एक अलग से वीडियो आपके लिए ला करके दे देंगे, तो आपका सारा जो डाउट वगैरह है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द हम ऐसा करने वाले हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार या फिर महाराष्ट्र, तो बताइए किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस नाम से एक यहाँ पर अभियान लॉन्च किया है? चलिए देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने यह अभियान लॉन्च किया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ऑक्सीजन उत्पादकों में स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क आदि पर सब्सिडी देगी। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन से संबंधित कोई उद्योग चालू करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से पूरी सहायता आपको दी जाएगी। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और CM महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे, और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो सुंदरलाल बहुगुणा का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे थे? चिपको आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर किसान आंदोलन? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की मई 2021 में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस चर्चित व्यक्तित्व हैं सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। उन्हें चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में जाना जाता है। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो जो पेड़ों की कटाई हो रही थी उससे संबंधित था चिपको आंदोलन। और इनने जो है अपने साथियों के साथ में ये पेड़ों से चिपक गए थे और पेड़ों को कटने से बचा लिया था। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए पद्म विभूषण और कई अन्य सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और बहुगुणा ने टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में भी नेतृत्व किया था। जो टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था तो वहां पर भी जो विरोध किया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही किया गया था, जब वहां पर वनों को काटा जा रहा था। फिर बाद में वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में किस विभाग के द्वारा कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन चालू की गई है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा देशव्यापी आयुष कोविड-19 परामर्श सेवा शुरू की गई है। कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी टोल फ्री नंबर 1444-3 पर उपलब्ध रहेगी। यानी ये नंबर डायल करके आप कभी भी किसी भी समय जो है जानकारी ले सकते हैं कोविड-19 के बारे में। हेल्पलाइन पूरे भारत में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सप्ताह के सभी 7 दिनों में चालू रहेगी। कब से टाइमिंग दी हुई है यहाँ पर? तो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आप कॉल करके पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन के द्वारा नागरिकों के आयुष की विभिन्न धाराओं जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी विद्वानों के द्वारा जो है यहाँ पर आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यानी कि इतने जो है डॉक्टर वगैरह जो है वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे हेल्पलाइन नंबर पर। ठीक है, तो आप सुबह 6 बजे से दोपहर में 12 बजे तक कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी जो है दिवस वो है कब मनाया जाता है? और अभी NTPC का जो रेलवे का एग्जाम हुआ है लगभग कम से कम
नहीं तो 14 से 15 जो है शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले वाला मतलब कि इससे पहले जो है 2020 वाला जो है उसके बारे में पूछा गया था। ऑप्शन है 20 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 19 मई और ऑप्शन नंबर डी है 22 मई। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अब इसकी जो थीम है वो परीक्षाओं में पूछी जाती है और यही एनटीपीसी में पूछी गई थी 2020 वाली। तो चलिए 2021 की थीम क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए, तो हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम क्या है, तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो वर्ष 2021 की थीम है। एक बार थीम फिर से पढ़ लीजिए, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो इस वर्ष की थीम है, याद रखिएगा। जैव विविधता के अंदर हमारे आसपास के पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवों के साथ विस्तृत जो भी मतलब पूरी जानकारी, जो भी आपके जीवित जो पदार्थ हैं और जो आपके पर्यावरण के पदार्थ हैं वो सारी जो है वो आपके बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो समुद्र के अंदर पाई जाती है। यह प्रश्न भी साइंस के प्रश्न बन करके आया था आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंजाब सरकार ने कोविड की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? 5,000, 1,500, 1,000 या फिर 2,000? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 1,500 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है जिन बच्चों के माता पिता का निधन कोविड-19 की वजह से हो गया है पंजाब राज्य सरकार में। आइए देखते हैं। तो पंजाब सरकार ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए पेंशन और स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ 1,500 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो स्नातक तक जो है इनकी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा जिनके भी माता पिता, जिनके भी पेरेंट्स जो हैं वो कोविड-19 की वजह से मतलब कि एक्सपायर हो गए हैं। यह पेंशन और सहायता राशि 1 जुलाई 2021 को प्रदान की जाएगी। यह उन परिवारों तक भी विस्तारित रहेगा जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को कोविड-19 की महामारी में खो दिया है। यानी कि जैसे कि किसी का जो है मुखिया जो था, जो मतलब कमा करके पैसे लाता था घर में, अगर उसको खो दिया है तो ये जो योजना है वो उसके लिए भी उपलब्ध रहेगी, ठीक है। और पंजाब राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कोविड फतह नामक अभियान चालू किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में कि कोविड फतह नामक अभियान किसने चालू किया है, तो पंजाब राज्य सरकार ने चालू किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से आपका स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम स्टार्ट हो रहा है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर एमपी के जो करंट अफेयर कहाँ गई? तो हम आपको बता दें, आज दोपहर में 12:30 बजे इस सप्ताह की जितनी भी एमपी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनी है वो पूरी जानकारी फोटो के साथ में आपको दोपहर में 12:30 बजे मिलने वाली है। पूरा फुल रिवीजन आपका करा दिया जाएगा मध्य प्रदेश करंट अफेयर का पूरे सप्ताह भर का, ठीक है। तो 12:30 बजे एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने जरूर आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपके लिए स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम हम लेकर के आ गए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इस शेर की तरह जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी की तरह आपको छुपा रुस्तम निकलना है। आपको ये नहीं सोचना अरे एग्जाम नहीं हो रहा, अब क्या होगा, कब कोविड-19 खत्म होगा। भाई जब भी एग्जाम होगा ना तभी झंडा गाड़ के आना है, ठीक है। और एग्जाम तो होगा, ये पक्का है, क्योंकि आपको पता है इतने सारे एग्जाम एमपी में आने वाले हैं। जैसे ही कोविड खत्म होता है वैसे ही आपके सामने एग्जाम्स की बाहर आने वाली है। और आपने कितनी तैयारी की है, कितना डेली आप पढ़ रहे हैं, डेली करंट अफेयर सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आती है, तो कितना आपने करंट अफेयर को कवर किया है, वो सारा आपका मेहनत जो है वहीं पर दिख जाएगा। कहाँ पर? जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो करंट अफेयर की डेली क्लास लेते रहिए। कुछ अगर आप दिन भर में कुछ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है, करंट अफेयर जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका डेली रिवीजन होता रहेगा और फिर क्या होगा, उस टाइम पर आप बड़ी आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। छुपा रुस्तम निकलेंगे इस शेर की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा में नियुक्त किया गया है? एस राजेंद्र बाबू, जे एस खेहर, एच एल दत्तू या फिर रंजन गोगोई? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि रंजन गोगोई को अभी हाल ही में राज्यसभा में नियुक्त किया गया है। देखिए, भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किया गया है। रंजन गोगोई उत्तर पूर्वी क्षेत्र से बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, रंजन गोगोई साहब जो हैं वो सीजेआई, पहले ऐसे सीजेआई हैं जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से जो है चुने गए हैं, ठीक है। इनको अभी राज्यसभा में यहाँ पर चुन लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। तो सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? डाइन, न्यूटन, पास्कल या फिर कैंडला? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में बल की इकाई होती है। तो चलिए एसआई पद्धति में भी देख लेते हैं। तो एसआई पद्धति में बल की इकाई न्यूटन होती है। बाकी जो दो ऑप्शन दिए हैं, तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है और कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता की इकाई है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में IBM के CEO कौन है? और यह प्रश्न एनटीपीसी में बार बार पूछा गया है। IBM के CEO हो गए, नोकिया के CEO हो गए, एप्पल के CEO हो गए। अगर आपने आपके जो एनटीपीसी वाला एग्जाम दिया होगा, अगर इस महाकुंभ में आप शामिल हुए होंगे एनटीपीसी रेलवे में, तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके एमपीपीएससी का एग्जाम या फिर एसएससी हो गया या बैंक हो गया, तो इन एग्जाम्स में ऐसी प्रश्नों के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए IBM के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी, आदित्य पुरी, हर्ष जैन या फिर अरविंद कृष्णा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि अरविंद कृष्णा जो है वो वर्तमान में IBM के CEO हैं। ठीक है, देखिए, अरे भाई रुक भी जा। तो IBM के वर्तमान CEO अरविंद कृष्णा हैं, जो एक भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन है। ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन अरविंद कृष्णा जो है वो IBM के CEO हैं। वे अप्रैल 2020 से अभी तक IBM के CEO बने हुए हैं, यानी कि अप्रैल 2020 में इन्होंने इस पद को ग्रहण किया था। और अभी वर्तमान में भी IBM के CEO कौन है? तो अरविंद कृष्णा जो है वर्तमान में IBM के CEO हैं। IBM की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या फिर 31 दिसंबर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष की गई थी, आइए बताते हैं। तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। गांधी जी के जन्म दिवस पर उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए यह अभियान प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखिए 2 अक्टूबर 2014 को यह अभियान चालू किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि पूरे भारत में स्वच्छता में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो लगातार 4 वर्षों से नंबर 1 बना हुआ है। ठीक है, कुंडली मार करके बैठ गया पहले नंबर पर, ये सबसे स्वच्छ तो भाई हम ही रहेंगे। तो याद रखिएगा इंदौर शहर जो है वो सबसे स्वच्छ है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर के किसने पुकारा था? तो सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। चलिए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो पूजा दांगी ने सही आंसर दिया, शिल्पा वाखेड़े ने सही आंसर दिया है, सचिन पारासर ने बिल्कुल सही दिया है, संध्या स्वामी ने सही बताया, PK शुक्ला ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद सोनम ठाकुर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद में उर्मिला भावेदी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। उसके बाद पूजा दांगी ने बहुत सही जानकारी दी है, शिल्पा वाखेड़े ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, साक्षी द्विवेदी ने बहुत सही जानकारी दी है, हरीश बाबू ने बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शैलेंद्र चौधरी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, पूरी यहाँ पर डेट सहित बताया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जितेंद्र भारद्वाज ने काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कमेंट करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ये प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में कहीं भी टकराएगा तो आप बिल्कुल राइट करके आएंगे, 110% आप राइट करके आएंगे। आप चाहते हुए भी इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आपस में जितने भी यहाँ पर कमेंट किए गए हैं सारे कमेंट को आपको देखना है, क्योंकि हर कोई अपने आप में एक यूनिक जानकारी देता है। तो आपके जो ज्ञान होता है वो इंटरचेंज हो जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे कमेंट को आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, तो आज का प्रश्न है 2022 फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? याद रखिएगा अंडर 17 महिला का तो भारत में किया जा रहा है, 2022 का फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? और यह प्रश्न जो है कई बार यहां पर परीक्षाओं में पूछा गया है जब से घोषणा की गई है 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की। ठीक है, तो यही आपको कमेंट करके बताना है। गूगल पर आसानी से आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अन्य जानकारी भी आपको गूगल पर मिल जाएंगी, और हो सकता है आपको पता भी होगा कि 2022 का जो है फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया जाने वाला है। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, वैसे हम बता दें रोज 12:30 बजे हम आपके लिए ई कॉमर्स मतलब कि एमपीपीएससी वालों के लिए स्पेशली हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। आज हम आपके लिए ई कॉमर्स लेकर के आए थे कल वाली वीडियो में, और उसके बाद में उससे पहले हम आपके लिए लेकर के आए थे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो लेकर के आए थे। तो प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर विजिट करके ये सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। और इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था जो होती है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर आप एमपीपीएससी लेवल की इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से सभी परीक्षाओं, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इन सभी परीक्षाओं के इकोनॉमिक्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो जाकर के ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इतिहास की वीडियो भी इसमें होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, पॉलिटी भी होती है, सारी जो है प्रैक्टिस सेट हम डेली आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और आज दोपहर में 12:30 बजे हम एमपी करंट अफेयर की पूरी फुल वीडियो बहुत अच्छी जानकारी के साथ में आज तक की जो करंट अफेयर है उसको लेकर के आने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा दोपहर में 12:30 बजे एमपी करंट अफेयर। तो जल्द ही मिलते हैं एमपी करंट अफेयर वाली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। नमस्कार।